नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद फिर आप अपने पढ़ाई का ध्यान रखिए और तीसरे नंबर पे आप अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। लाइफ में सबसे ज़रूरी है हेल्थ और उसके बाद फिर आपका पढ़ाई और तीसरे नंबर पे आपके दोस्त, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके लाइफ की जुड़ी हुई अन्य चीज़ें जो कुछ भी है, आप समझ रहे होंगे जो कुछ भी का मतलब, उन सभी का बाद में ध्यान रखिएगा, पहले आप अपने पढ़ाई का ध्यान रखिए। चलिए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो जो साथी हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। और जो छात्र हमारे पुराने छात्र हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो आइए, हमेशा की तरह हम लोग एक बार फिर से सिलेबस को निकालते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग सिलेबस के किस यूनिट के किस हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और जो छात्र नए हैं वह सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। नया वाला सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा ugcnet.online.com नामक वेबसाइट से। हिंदी एवं अंग्रेजी जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में डाउनलोड करना। मैं कहूँगा कि आप दोनों भाषा में डाउनलोड करना। ठीक है। चलो, अब मैं मान रहा हूँ कि आपके हाथ में सिलेबस है। सिलेबस को पलटिए और यूनिट 4 वाले हिस्से में चलिए। यूनिट 4 वाले हिस्से में चलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा सोर्सेज ऑफ मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अध्ययन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट चल करके आता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कौन कौन से अध्याय हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, मैं लिख करके आपको समझाता हूँ। और यह दरअसल पिछले लेक्चर का है, तो जो लोग पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने लिटरेरी सोर्सेज पे बात किया था, तो वो छात्र जाकर के पिछले लेक्चर को देख लें। आई बटन पे ऊपर में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और उससे पहले वाले लेक्चर को भी देखिएगा जिसमें हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे बात किया था, उसका भी लिंक आई बटन में दिया हुआ है। चलिए, सबसे पहले यह जान लिए कि मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोग का कौन कौन सा अध्याय होता है। एक अध्याय तो अपना है दिल्ली सल्तनत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। दूसरा है मुगल फेज, तीसरे नंबर पे है विजयनगर एंड चौथे नंबर पे है अपना प्यारा सा बहमनी, छोटा सा। और लास्ट मराठा अंपायर। शिवाजी किनके किनके फेवरेट हैं? मराठा अंपायर। तो मुख्य तौर पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात की जाए तो हम लोग इन 5 अध्याय का अध्ययन करते हैं। कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने मोहम्मद गौरी के आक्रमण को, साथ में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को और इसके साथ साथ महमूद गजनबी के आक्रमण को भी मिडिएवल इंडिया में काउंट करते हैं। कुछ लोग इसे अर्ली मिडिएवल इंडिया कहते हैं। ठीक है। अर्ली मिडिएवल का क्या अर्थ होता है? अर्ली मिडिएवल को ऐसे समझिए, गुप्त काल के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले इन दोनों के बीच का जो इतिहास है, जितना भी साल 400-500 साल है, उन घटनाओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास से परे रखा जाता है। उसी को बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन, यानी मध्यकाल से पूर्व। कोई बता सकता है गुप्त काल का पतन कब हुआ था? मेरे ख्याल से 475 के आसपास होना चाहिए, नहीं 550 होना चाहिए। और देखो यहाँ पर 1206 AD में शुरुआत हो रही है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। तो इस बीच के पीरियड के इतिहास को ही हम लोग अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री के तहत काउंट करते हैं। कुछ लोग इसे मिडिएवल हिस्ट्री में ही काउंट करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे अर्ली मिडिएवल में रखा है। लेकिन जब हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तब हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे मोहम्मद बिन कासिम को भी, मोहम्मद गौरी को भी और महमूद गजनबी को भी, ताकि एक ऑर्डर मेंटेन हो सके। ठीक है। यहाँ से जब आप ऑर्डर मेंटेन कर करके पढ़ोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। तो हम लोग जब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे
तो ऐसे तो शुरुआत तो 1206 से होगा, लेकिन हम लोग यहीं से करेंगे ताकि इसको कनेक्ट कर सकें और चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक, और कोई पर्पस नहीं है। तो चलो आप लोग पुराने वाले लेक्चर को देख लेना और साथ में नोट्स तैयार जरूर करना। मैं बार बार आप सभी से कहता हूं कि आप लोग नोट्स तैयार कर करके पढ़िए ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कल यूट्यूब ही हटा दे इंडिया से, तो फिर आप क्या कीजिएगा, मैं तो आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स तैयार रहेगा तो वह आपके पास रहेगा, आप रिवीजन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को एक बार देख लेंगे तो फिर रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम लोग जो सोर्सेज पढ़ रहे हैं, यहाँ तो जो बात बताना था वो बताया ही नहीं। जो हम लोग सोर्सेज पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गिने चुने चीज़ों के लिए, जैसे दिल्ली सल्तनत के लिए पढ़ रहे हैं, विजयनगर के लिए पढ़ रहे हैं, बहमनी के लिए पढ़ रहे हैं, और आप मराठा भी लिख सकते हो, मराठा के लिए। मुगल काल के लिए हम लोग यहाँ पर सोर्स नहीं पढ़ रहे हैं। मुगल काल का जब हम लोग मुगल काल को शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल करके आएंगी, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर सोर्स के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से चीज़ें होंगी और बहुत मज़ा आएगा आपको मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत एंड बहमनी एम्पायर एंड मराठा एम्पायर अल्सो। ठीक है, सो यह 4 डायनेस्टी के लिए उनका अध्ययन करने के लिए जो हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं, चाहे वह किसी भी भाषा में मौजूद हों, चाहे वो संस्कृत लिटरेचर हो, चाहे वो पर्शियन लिटरेचर हो, चाहे वो प्रोविंशियल लैंग्वेज के लिटरेचर्स हों, या फिर आप कह सकते हो कि अरबिक लिटरेचर हो, उन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। तो सोर्सेज में हम लोग मुख्य तौर पे 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का, लिटरेरी सोर्सेज का और फॉरेन अकाउंट्स का। इतनी बार मैं बोलूँगा कि आप मतलब आपके दिमाग में चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है, एकदम एक इसको माइंड में आप सेट कर लो। जैसे ही कोई पूछे सोर्सेज के बारे में तो आप तुरंत बोलो उसको कि इस तरीके से सोर्सेज होते हैं और यह सोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे बात किया था, जिसमें मुख्य तौर पे किन किन चीज़ों पे चर्चा हुई थी? कॉइन्स के बारे में, मोनूमेंट्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और इंस्क्रिप्शंस के अलावा भी जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस होते हैं, इंस्क्रिप्शंस चूँकि कई तरह के होते हैं तो उन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, फिर मोनूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, और आर्किटेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के जितने भी आर्किटेक्ट्स वगैरह थे, चाहे वह 1000 सुतून का 1000 खंभों वाला महल हो, या जमात खाना मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो, 2.5 दिन का झोपड़ा हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। लिटरेरी सोर्सेज में फिर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काफ़ी अध्ययन किया था। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह हमारा सोर्सेज में तीसरा सोर्स होगा। ठीक है, तीसरा सोर्स कौन हो सकता है, आप लोग गेस करके बताओ। तीसरा नंबर जो सोर्स होगा वह होगा फॉरेन अकाउंट्स। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स दिख रहा है? ठीक है, हैंडराइटिंग तो मेरी ख़राब है तो आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। यह बार बार मैं बोलता हूँ ताकि आप लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो हैंडराइटिंग वगैरह थोड़ा ठीक रहेगा, तभी तो एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ पाएगा, नहीं तो फिर कैसे मतलब नंबर मिलेगा। फॉरेन अकाउंट्स, हिंदी माध्यम के छात्र इसको विदेशी वृत्तांत लिख सकते हैं। ठीक है, विदेशी वृत्तांत इसको आप लिख सकते हो। अब देखो यह जो टाइम फ्रेम कब से कब है इसको लिख लीजिए, 1206 से लेकर के 1526 के बीच की घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, कभी कभी 1526 से आगे भी चला जाएगा, तो इसको आप कोशिश कीजिए समझने की। ठीक है, भावनाओं को समझिए। आगे बात करते हैं।
अब देखोगे कि दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी का जो अंपायर है, इस दौर में बहुत कम विदेशी यात्री आ रहे हैं, बहुत कम फॉरेनर्स चल करके आ रहे हैं, इसलिए इसमें हमारे पास सोर्सेज बहुत कम हैं। तो अब वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। उन दोनों वीडियो की अपेक्षा यदि उन दोनों से तुलना करें तो वीडियो काफ़ी छोटा होगा। छोटा इसलिए होगा क्योंकि इसमें कंटेंट कम है, बहुत कम लोग चल करके आए हैं, इसलिए यह चीज़ें आसान होंगी आपके लिए। आसान तो खैर वो भी है, आप पढ़ेंगे मेहनत करके तो आइए फिर एक एक करके लिखने की शुरुआत करते हैं। जो भी चीज़ें समझने लायक थी हम लोगों ने बात किया, और अब हम लोग लिखते हैं। जहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी हम लोग वहाँ पर पॉज करके समझेंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आप समझोगे कैसे? तो समझने के लिए ही हम लोग मुख्य तौर पे लेक्चर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखिए, और सबसे पहले व्यक्ति के तौर पे आएंगे। चीन से एक व्यक्ति चल करके आया, ठीक है, चीन से चल करके आया है, और उस व्यक्ति का नाम लिखिए चाओ जू कुआ। इन लोगों का नाम ही ऐसा होता है। कोई बात नहीं, हम लोगों का नाम भी तो ऐसा ही लगता होगा उन लोगों के लिए, है ना, लेकिन आसान है थोड़ा। रमेश, महेश, सुरेश, इस तरीके से। चलिए, चाओ जू कुआ यह व्यक्ति का नाम है, किताब का नाम नहीं है। यह कौन है? यह चाइना से चल कर के आया है, यह चीन का यात्री है, लिखिएगा चीनी यात्री है, और साथ में आया था किस लिए? व्यापार के दृष्टिकोण से आया था। यह भारत में व्यापार करने के लिए आया था। जैसे अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए आते हैं, तो व्यापारी लोग यदि आपके आसपास आ रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि पहले तो व्यापार करेंगे और पहले इकोनॉमी अपना मजबूत करते हैं। और आपको पता होगा कि जीवन से जुड़ी हुई जितने भी आयाम हैं, किसी भी आयाम की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमी कितना मैटर करता है। विदाउट इकोनॉमी आप हेल्पलेस हो जाते हो। इसलिए लोग अपना तरीका अपनाते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ही ये लोग कहीं पर जाते हैं, ताकि कोई आदमी बोल भी नहीं सकता है। और भारत का आदमी तो ऐसे भी नहीं बोल सकता है। भारत का आदमी गांव में, अभी आप जाइएगा, कोई फेरी वाला जाता है व्यापार करने के लिए, कुछ बेचने के लिए, तो गांव के आदमी के अंदर इतना इमोशंस है अभी तक कि वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ कमाने खाने के लिए आया है, कमाने खाने दो, कुछ गलत नहीं है। अंग्रेज भी कमाने खाने के लिए आए थे, आप समझ रहे हो बात को, इसलिए आप पहचानिए आदमी को। चाओ जू कुआ का किताब का नाम लिख लीजिए। किताब का जो नाम लिखा है उसका नाम है चुआ फान चर। क्या नाम है बॉस? बुक का नाम है ना। देखो, नाम कैसा भी हो, आप जैसे याद करना चाहते हो। देखो, मैं ट्रिक वगैरह देता नहीं हूँ आज तक, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा हुआ नहीं है। ट्रिक वगैरह मैंने खुद ही नहीं लिया कभी, तो आपको कैसे दूँ? इसलिए आप इसको जैसे भी हो सकता है याद करके रखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। देखो, इसके नाम से ही जुड़ा हुआ लग रहा है, इसका किताब का नाम भी चुआ फान चर, ठीक है। इसमें वह क्या लिखा है बताओ। चलो, एक सवाल पूछा था, आज मैं सवाल का भी डिस्कशन करूंगा, 1-2 सवाल प्रीवियस ईयर का, ताकि आपको समझ में आ सके कि सवाल ये लोग पूछते कैसे हैं, कैसे आप टैकल कर सकते हो, कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसने बताया कि किताब में बताया है चीन और अरब के बीच में, चीन और अरब के बीच का जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में चर्चा किया है। किताब का सब्जेक्ट मैटर दरअसल यह है। लेकिन चीन और अरब कब वाला? क्या 2021 का भारत? क्या 2021 का अरब? क्या 2022 का चीन? नहीं ना, यह दरअसल 12वीं और 13वीं सदी, 12वीं प्लस 13वीं सदी का चीन एवं अरब के बीच के व्यापारिक संबंध की चर्चा करता है, का जिक्र करता है अपनी किताब चुआ फान चर में। आप समझ पा रहे हैं? देखो, इतना विस्तार में पढ़ोगे तब आपसे सवाल छूटने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसी से मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक सवाल पूछा गया है, बिल्कुल कैसे पूछा गया था, देखो सवाल थोड़ा निकाल लूं। एक सवाल इन लोगों ने पूछा था, देखो आपके पास यदि प्रीवियस ईयर है तो आप प्रीवियस ईयर को साथ में लेकर के बैठिएगा अगली बार से, ठीक है। और नहीं है तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो फिर क्यों पढ़ते हैं आप लोग, सीरियस कैंडिडेट है ना, तो आप लोग किताब को प्रीवियस ईयर को साथ में रखिए, ताकि आपको पता चल सके कि सवाल आखिर पूछता कैसे है। पढ़ लिए सारा कुछ, सवाल ही नहीं बन रहा है तो फिर क्यों पढ़ना, पढ़ करके आप क्या कीजिएगा,
कुछ करना तो नहीं ना, गांधी जी तो नहीं बनिएगा। चलिए अब देखो एक किताब मैं बता रहा हूँ कब का सवाल है, दिसंबर 2006। ठीक, दिसंबर 2006। सवाल क्या है, दिसंबर 2006 प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट हिस्ट्री। सवाल यह है कि तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी नामक किताब, सबसे पहले तो तुम लोग यह बताओ कि इसका राइटर कौन था। ठीक, आप बताओ कि तबकात ए नासरी का राइटर कौन था। पूछा यह गया है ना कि तबकात ए नासरी नामक किताब भारत के केवीं सदी, ठीक है, कौन से भारत के बारे में हमें सूचना प्रदान करता है। क्या 12वीं सदी का भारत, 13वीं सदी का भारत, ऑप्शन दे रहा हूँ, 13वीं सदी का भारत, 14वीं सदी का भारत, 15वीं सदी का भारत या 16वीं सदी का भारत। 4 ऑप्शन है, बताओ। पिछले लेक्चर को आपने देखा होगा तो आप इसको आसानी से बना लोगे। देखो तबकात ए नासरी किसका है, नसरुद्दीन महमूद का है ना, ये नसरुद्दीन महमूद के नाम पे लिखा गया था किताब। और यह कब का व्यक्ति है, यह दरअसल व्यक्ति है 1200 से लेकर के 1300 के बीच का यह व्यक्ति है। इसीलिए यह जो किताब असर डालेगा, इससे जिक्र जो पता चलेगा वह 13वीं सदी का भारत के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, तो देखो अब बच्चा लोग तो यहाँ से रट लिया राइटर का नाम, अब यह सवाल वो कैसे बनाएगा। तो आपको भीड़ से अलग होना है ना, तो थोड़ा सा अलग सोचिए। और ये इसीलिए यूजीसी नेट तो अलग छात्र करते हैं, और आपको तो जेआरएफ करना है ना, जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं। यदि उम्र बचा हुआ है तो जेआरएफ के लिए पढ़िए, नहीं बचा हुआ है तब नेट के लिए पढ़िए मजबूरी में, लेकिन बचा हुआ है तो 100% जेआरएफ के लिए पढ़िए, नेट के लिए नहीं पढ़िए। ठीक, तबकात नासरी देखे आप सवाल किस तरीके से लोग यहाँ से फैक्ट निकाल करके दिए हैं। तो इसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाए कि चुआ फान चर नामक किताब के लेखक कौन है, तो लेखक यह है। कौन था, तो चीनी यात्री था, व्यापारी था। यहाँ से किस काल के भारत के बारे में पता चलता है, तो 12वीं और 13वीं सदी का भारत। ठीक, और 12वीं और 13वीं सदी में कौन है, 1100 से लेकर के 1299 के बीच के फेज को बोलेंगे हम लोग, 11वीं से 13वीं सदी के बीच। ठीक, 12वीं से 13वीं के बीच। तो इस समय दरअसल तराइन का युद्ध हो रहा है। ठीक, इस फेज में मोहम्मद गौरी वगैरह हैं, और इस फेज में कौन है, इस फेज में पूरा का पूरा गुलाम वंश है। ठीक, तो देखो यह दरअसल यहाँ से भी यदि टेक्निकल सवाल वो लोग पूछना चाहें तो आप लोग को फंसा सकते हैं। इसलिए वो लोग कहाँ तक फंसाएंगे वहाँ तक आप अपने आप को पहले से ही फंसा करके लेकर के चलो। कहाँ तक वो लोग सोच सकते हैं वहाँ तक तुम खुद सोच करके चलो, फिर देखो वो लोग कहाँ कहाँ भागेंगे, कहीं नहीं भाग पाएंगे। तो इसको मिटाते हैं हम लोग और दूसरे किताब की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई तो आप लोग बताइए। इसमें से एक पॉइंट और याद रखिएगा, दक्षिण भारत की भी चर्चा की है इन्होंने। ठीक है, दक्षिण भारत पे स्पेशली फोकस किया है। आगे चलते हैं दूसरे किताब की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ लिखते चल रहे होंगे, एक एक बात आप लिखते चलिएगा, क्योंकि एक एक शब्द महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से। अब मेरी आदत है जोर जोर से बोलने की, बचपन से ये आ जाता है। चलो दूसरे किताब की बात करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप यहाँ पे लिख लो, वह विदेशी वृत्तांत में ही उसे काउंट किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी से न जाने ये लोग कितनी बार सवाल पूछे हैं। ठीक है, अल-बेरूनी कौन था, किसके साथ आया था, तो महमूद गजनबी के साथ आया था। ठीक है, कब, जब 1025 में सोमनाथ पे आक्रमण हुआ था। ठीक, यहां तक क्लियर है। इसने किताब क्या लिखा था, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है, किस भाषा में, अरबिक भाषा में। यह भी लिखो, यह भी पूछ देता है किस भाषा में लिखा गया था, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अरबी भाषा में। ठीक है, इसका और नाम क्या था, अबू रेहान मैंने बताया था, और पूरा नाम भी पिछले वाले लेक्चर में लिखवाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। और किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा है, राजनीतिक, आर्थिक एवं
भारत के पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड सोशल कंडीशन, इन 3 चीज़ों के बारे में अपनी किताब में जिक्र करता है। ठीक है, तो कौन समय का भारत का, यहाँ से देखो टेक्निकल सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि किस सदी का भारत का चर्चा करता है, तो 1025 में आया है। इसका अर्थ है कि 11वीं सदी के भारत का चर्चा करेगा। तो यह दरअसल हिडन इंफॉर्मेशन होता है, इसको ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 11वीं सदी के भारत का जिक्र करेगा। यहां तक समझ में आ रही बात? आना चाहिए। और एक चीज और लिख लो, वह यह लिख लेना कि इसमें टोटल 8 अध्याय है। इतना इंफॉर्मेशन आप रखना इस किताब से। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। चलो, इस किताब का एक और नाम है, वही दरअसल मैं देख रहा था, इसको लिख लीजिए। इस किताब का एक और नाम है किताब उल हिंद। हिंद का संबंध यहाँ पर हिंदुस्तान भारत से है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? मैं इसको मिटाता हूँ और तीसरे नंबर पे चलता हूँ। मिटाऊँ? ठीक है। तीसरे का नाम लिखिएगा, उसका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो आज लगता है कि एक शायद गाड़ी वगैरह भी चलता है। मार्को पोलो। पहला सवाल यहां से, मार्को पोलो कहाँ का था, कहाँ से आया था? तो वेनिस से। कब आया था? तो 1292 से 93। अच्छा बताओ, 1292 से 93 का फेज जो है, इस समय भारत में कौन शासन कर रहा होगा? गेस करो। नहीं गेस करो ना, कर करके बताने, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, यह जब आया था तो यह नॉर्दर्न इंडिया में नहीं आया था, यह दरअसल दक्षिण भारत में आया था। ठीक है, लेकिन आप यह बताना कि उस समय उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा है। इतना बता रहा हूँ कि गुलाम वंश या खिलजी वंश, यही कोई शासन कर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, यही पीरियड है। और दरअसल मेरे ख्याल से खिलजी वंशी आना चाहिए, क्योंकि 1292 वगैरह में अलाउद्दीन आक्रमण करते हैं गुजरात पे, मेरे ख्याल से। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, क्यों आया था? कह रहा है कि चीन कहता है वह कुबलाई राजकुमारी के साथ उसकी सुरक्षा के लिए चीन से ईरान गया था। मार्को पोलो ने दक्षिण भारत का आश्चर्यजनक वर्णन किया है। अब देखो, यहाँ से एकदम एक सवाल तो ऐसे पक्का बन रहा है कि मार्को पोलो ने अपनी किताब में, ठीक है, किस भारत के किस हिस्से का वर्णन किया है? तो दक्षिण भारत का। किसका वर्णन किया है? तो दक्षिण भारत का। कब आया? तो 1292-93। कहाँ से आया? तो वेनिस से। यहाँ तक 3-4 सवाल बन चुके हैं। अब किताब का नाम लिख लीजिए, बुक ऑफ सेर मार्को पोलो। किताब का नाम है बुक ऑफ सेर मार्को पोलो। किताब में भी मार्को पोलो लगा हुआ है। तो ऐसे आप न्यूमोनिक्स तो मैं देता नहीं हूं, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, मुख्य तौर पे इसमें किस चीज की चर्चा है? इकोनॉमी की चर्चा है। इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। कॉन्टेम्प्ररी इंडिया क्या? किस सदी का भारत? तो 1292-93 में आ रहा है, तो यह कौन सी सदी में जाएगा? 13वीं सदी में। ठीक है, चलो, और इसी समय कौन सा किताब मैंने बताया था अभी उदाहरण के तौर पे? तबकात ए नासरी। और तबकात का क्या अर्थ होता है? बायोग्राफी, जीवनी। ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर मैंने पूछा था, किसी ने नहीं बताया। चलो आगे बात करते हैं। इस किताब में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन। चौथे नंबर पे बात करते हैं, और चौथे व्यक्ति का नाम मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था,
और वह दरअसल विदेशी व्यक्ति है, इसलिए वह यहाँ पर भी काउंट होगा। उस व्यक्ति का नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता का मैंने पूरा नाम आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह दरअसल मोरक्को का रहने वाला था। और मोरक्को कहाँ का हिस्सा है? पिछले वीडियो में बताया था ना, अफ्रीका का। और यह दरअसल बहुत सारा देश को घूमा था, घूमने के बाद इंडिया आया था, ठीक है। तो यह जो अपना लिखेगा, जो भी लेखनी होगा, इसका किताब होगा, उसमें एक पूरे दुनिया का कॉम्परेटिव स्टडी होगा, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी को देखा है दुनिया में घूम घूम करके, और उसके बाद लास्ट में भारत आ रहा है। तो भारत में आएगा, लिखेगा, तो एक तो तुलनात्मक अध्ययन तो होगा ही, कंपैरेटिव स्टडी होगा। तो इस बात को आप लोग खुद से ध्यान रखिएगा। हिडन इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालना है, दिमाग को वहाँ तक पहुँचाइए, तभी आप बाकी बच्चों से अलग होंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसी में देखो कब आया था यह, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इससे रिलेटेड 4-5 इंफॉर्मेशन है, लिखिए। एमबीटी के समय आया था, ठीक, एमबीटी के समय आया था। और कुछ दिनों बाद दिल्ली का काजी बना दिया इसको। दरअसल इसका दोस्त बन गया था, किसका? एमबीटी का। तो दिल्ली का काजी बन गया। अगला पॉइंट, दिल्ली में 8 वर्षों तक रहा। दिल्ली में 8 वर्षों तक रहा था, ठीक है। उसके बाद इसका और 1-2 फैक्ट है, उसको लिखिए। 1345 में वह मदुरई के सुल्तान के दरबार में गया, ठीक है। 1345 में कहाँ गया? मदुरई। मदुरई कहाँ में है? मदुरई जहाँ पे पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। मदुरई का सुल्तान जो था उसके पास गया, और ठीक इसी साल, ठीक है, 1 साल बाद, मतलब कुछ दिन रुका, और 1346 में वापस चला गया। कहाँ? जहाँ से आया था, अफ्रीका। यह दरअसल 4-5 फैक्ट, इसको याद रखिएगा आप। इतना यदि याद रखेंगे तो फिर आपसे सवाल नहीं छूटेगा। और एक सवाल और जो बनता है, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इसका किताब का क्या नाम था, आना भी चाहिए था। रेहला, किताब का नाम रेहला। इससे कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है, इससे कई बार सवाल पूछा गया है। और मैं बताता हूँ, इसको पहले ख़त्म कर लूँ ना, फिर प्रीवियस ईयर का कुछ आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, सवाल कब पूछा गया था और कहाँ से पूछा गया था, ठीक है। अलबेरूनी वाला तो हम लोग ख़त्म कर ले, अलबेरूनी से सवाल पूछा गया था, इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। आगे लिखिएगा। अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। कितना नंबर है, याद है नंबर? नहीं याद है, मैं आपको याद है तो आप लिख लीजिए। निकोलो कोंटी, ठीक है। निकोलो कोंटी कहाँ आया था? यह इटली का रहने वाला था। कहाँ का? इटली का। इटली का भी भारत में कौन व्यक्ति है? सोनिया गांधी का नाम जानते हो? अब भारतीय नागरिकता मिल गया उसको, इसलिए इटालियन मत बोलना। इटली, निकोलो कोंटी इटली का निवासी था और भारत आया था, ठीक है। किस लिए? विजयनगर अंपायर को घूमने के लिए आया था। और विजयनगर साम्राज्य उस समय का बहुत बेहतरीन साम्राज्य था। अच्छा खासा उन लोगों ने आर्किटेक्चर डेवलपमेंट भी करवाया था, ठीक है। आर्किटेक्ट के दृष्टिकोण से यदि विजयनगर को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो यह जो घूमने आया था वह विजयनगर को घूमने आया था। कहाँ? विजयनगर अंपायर को। अंपायर लिखने की जरूरत है, लिख लीजिए आप, ठीक है। और जब वह घूमने के लिए आया था तो उस समय विजयनगर में शासन कौन कर रहा था?
सवाल यहाँ तक ही नहीं पहुँचेगा, सवाल यहाँ से और आगे पहुँचाएंगे ये लोग कि जब वह घूमने के लिए आया तो विजयनगर में शासन कौन कर रहा था, भाई यह बता दो, तब तो जाने की पढ़े हो। देवराय प्रथम। और यह दरअसल 1240 का फेज होना चाहिए मेरे ख्याल से, 1240 नहीं, माफ़ करो, 1240 में कैसे होगा, 1336 में तो विजयनगर बनता ही है। 1420 से लेकर के 1421 का फेज है जब देवराय प्रथम शासन कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसने जो किताब लिखी है ना, वो उसका जो मूल प्रति है ओरिजिनल, वह दरअसल भुला गया, वो खो चुका है, तो किताब का नाम ही नहीं पता है, लेकिन आया था इतना पता है। और किस भाषा में यदि लिखा था, यदि वहाँ से सवाल आ जाए तो लिखिएगा लैटिन भाषा में लिखा था, लैटिन भाषा में लिखा था। ठीक है, देवराय प्रथम के दरबार में आया, लैटिन भाषा में लिखा, और कहाँ से आया था, इटली से आया था। ठीक, यह सवाल कई बार पूछा गया है। आगे लिखोगे निकोलो कोंटी के बाद लिखिएगा उस व्यक्ति का नाम लिखिए अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक शायद कोई क्रिकेटर भी था ना, अब्दुल रजाक, अब्दुल नहीं, अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक। यह दरअसल ईरान से राजदूत के तौर पे आया था। जैसे आप देखोगे कि सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत के तौर पे रहता है यहाँ पर, किसका, सिकंदर का राजदूत बन करके, और उसकी बेटी जो होती है सेंट हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य को प्यार हो जाता है ना, प्यार ही बोले ना, शादी वगैरह नाम नहीं दे करके प्यार बोले, तब तो शादी होगा। ऐसे भी शादी बिना प्रेम का है तो फिर वो शादी है नहीं, वो तो सौदेबाजी है। तो दरअसल जिस तरीके से वह राजदूत बन करके था सेल्यूकस निकेटर, और उसकी बेटी के साथ वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसी तरीके से अब्दुल रजाक ईरान से राजदूत बन करके आया था। कहाँ पर, कालीकट में आया था, और कालीकट के जो राजा होते थे उस समय उनको जमोरिन कहा जाता था। ठीक है, कालीकट के राजा को जमोरिन कहा जाता था, जैसे रूस के शासक को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था ना। ठीक है, जार प्रथम, जार सेकेंड, यह आपने पढ़ा होगा। तो रूस के शासक को दरअसल जार कहा जाता था, जार व्यक्ति का नाम नहीं है, जार पोस्ट का नाम है। आप समझ रहे हैं बात को। उसी तरीके से कालीकट के जमोरिन के पास आया था। कहाँ से आया है, ईरान से आया है, पहली बात लिखिए, ईरान का राजदूत बन करके आया है। तो एक चीज इससे क्या पता चल रहा है कि इस समय वैदेशिक संबंध चल रहा है भारत का ईरान के साथ। ठीक है, कालीकट के जमोरिन के पास लिखिएगा, कालीकट के जमोरिन के पास आया था। ठीक, और 1443 ईस्वी में, कब, 1443 AD में वह विजयनगर को घूमा। अब साउथ इंडिया में आया था, कोई भी व्यक्ति साउथ इंडिया में यदि उस दौर में आएगा और विजयनगर नहीं घूमा तो क्या घूमा। जैसे आप लोग मुंबई जाते हो तो लोग कहते हैं ना कि जब आपने समुद्र नहीं देखा तो क्या देखा, फिर क्यों गए मुंबई, फिर आपने ताज होटल नहीं देखा तो क्या देखा। उसी तरीके से उस समय कहावत था कि दक्षिण भारत में गया और विजयनगर साम्राज्य नहीं देखा तो क्या देखा, तो बेचारा को जाना पड़ा। तो यह भी गया था 1443 में, कहाँ, विजयनगर को देखने के लिए। इतना ना भव्य साम्राज्य था, इतना बेहतरीन तरीके से कि हर कोई देखने जाता था। आप भी जाओ, अभी भी जा सकते हो। 1420-21 में कौन गया था, निकोलो कोंटी, और उसके ठीक 20 से 22 साल बाद जाएगा कौन, अब्दुल रजाक। यह ईरान से जा रहा है और इटली से। ठीक, और कुछ देखते हैं अब्दुल रजाक के बारे में। अब्दुल रजाक कहता है कि विजयनगर की विशालता को देखकर अब्दुल रजाक का दिमाग चकरा गया। ठीक है, बोला कि आज तक पूरे जीवन में मैंने इतना खूबसूरत शहर देखा ही नहीं। यदि यह स्टेटमेंट पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का स्टेटमेंट विजयनगर साम्राज्य के बारे में है, तो वहां पे आप फंस जाएंगे ना, इसलिए स्टेटमेंट को लिखिएगा। ठीक है, उसने कहा कि इतना विशाल शहर न पहले कभी उसने देखा न सुना, न देखा न सुना, न सुना न देखा। किसने, अब्दुल रजाक ने। ठीक है, और वह कहा
कि पृथ्वी पर इतना विशाल दूसरा नगर था ही नहीं। इस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा कि पृथ्वी पर उस समय इतना विशाल नगर कोई था ही नहीं, और मैंने इतना बड़ा नगर न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी सुना, न कभी देखा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा अब्दुल रज़ाक ने कहा। और यह भी कहा कि विजयनगर 7 दीवारों से घिरा हुआ था। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाइना भी तो बना के रखा था ना चीन का दीवार, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी लोग बनाते थे। तो विजयनगर के राजा लोग 7 दीवारों से उसे घेरे हुए थे, बाउंड्री, ठीक है, 7 कोना से। अब उसने जो किताब लिखी, उस किताब का नाम तो हमारे पास है नहीं और किसी के पास नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन उस किताब में दरअसल 2 चीज़ों का जिक्र किया है, एक विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन का और दूसरा भारत के सोसाइटी का। इसको लिख लीजिए। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का चर्चा किया है और दूसरा सोशल कंडीशन का, सोशल कंडीशन का, ठीक है। अब्दुल रज़ाक के बारे में इतनी बातें जो मैंने बताई वह बात काफ़ी है, और इस बात से आप यूजीसी नेट का सवाल को आराम से टैकल कर सकते हो, ठीक है। और आपको ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है इसमें। इसको मिटाऊं? लिख लिए होंगे आप लोग। अगले व्यक्ति के पास चलते हैं, और अगला व्यक्ति है अथनेसियस निकितिन। नाम याद रखना। अथनेसियस निकितिन, इंग्लिश में निकेटिन कह सकते हैं। यह दरअसल रसिया का था। नाम से नहीं पता चल रहा है, व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पे निकितिन, ऐसे समझो, गेस करो यार। यह घोड़ा जो होता था ना, घोड़ा, घोड़ों का सौदागर था, घोड़ा वगैरह बेचा करता था, बिजनेस करता था, घोड़ों का सौदागर, ठीक है। सौदागर मूवी देखे हो दिलीप कुमार का? उतना पुराना तो आप लोग देखते नहीं हो, कभी देखिएगा, बहुत अच्छा है। मैंने खुद नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसका रिव्यू पढ़ा है। घोड़ों का सौदागर था अथनेसियस निकितिन, ठीक है। वह भी दरअसल ट्रेड करने के लिए आया था। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं ना, वो ट्रेड करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। घूमने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो 3 तरीके से 3 काम के लिए लोग आएंगे, एक तो ट्रेड करने के लिए, एक घूमने के लिए, और एक जो आएंगे धार्मिक लोग जो हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, कि आप मेरा धर्म स्वीकार कर लीजिए, आप मेरा धर्म स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको जल्दी परमात्मा से मिलवाऊंगा, परमात्मा आपके सारे काम कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे पोप वगैरह आएंगे जहांगीर के बाद, ठीक है, वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना लिखिए। दक्षिण भारत आया था, और यह विजयनगर में नहीं आया था, यह विजयनगर में नहीं आया था, यह तो साउथ इंडिया में आया। लेकिन वह कहावत था ना कि साउथ इंडिया गया विजयनगर नहीं घूमा, उसी तरीके से एक और कहावत था कि बहमनी नहीं घूमा। तो यह दरअसल गया था बहमनी। बहमनी क्या? बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और कुछ साल तक रहा। सेना और सामाजिक दशा, ठीक है। बहमनी के ही साम्राज्य में था बीदर नामक प्रांत, बीदर में रहा, ठीक है। और इसने दरअसल अपने विवरण में मिलिट्री कंडीशन और सोशल कंडीशन ऑफ बहमनी के बारे में चर्चा किया है। यहां तक स्पष्ट है आपको? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले किताब की तरफ, और अगला व्यक्ति का नाम लिखिए बारबोसा। बारबोसा दरअसल पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली था। और पुर्तगाली ही वह व्यक्ति हैं, पुर्तगाली ही वो लोग हैं जो भारत में व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे पहले आते हैं। जब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो गई तो वहाँ पे ब्रिटिशर से पहले, बहुत पहले
सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाएंगे। इस बात को याद रखना, एक सवाल कई बार पूछा गया है। यूरोपियन कंपनियां जो थी जब भारत में व्यापार करने के लिए आई तो निम्नलिखित में से कौन कंपनी सबसे पहले भारत आई और सबसे अंत में गई? तो वो लोग पुर्तगीज हैं। ठीक, ब्रिटिशर्स तो काफ़ी बाद में आए हैं, तब उनके पुर्तगीज के साथ, फ्रेंच के साथ, कई लोगों के साथ उनके कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, उनके साथ उनके लड़ाई चलते हैं, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स का यहाँ पर अधिपत्य होता है। पहले पुर्तगीज आते हैं। ठीक, तो निकिती बारबोसा कहाँ से है? पुर्तगाली ऑफिसर है। ठीक है, और दरअसल उस समय भी राजदूत का सिस्टम चलता था। जैसे अभी आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो आईएफएस के थ्रू भारत के राजदूत अमेरिका में रहते हैं, उसी तरीके से पुर्तगाल का राजदूत भारत में रह रहा था। तो यह दरअसल पुर्तगाल का राजदूत था और भारत में रहता था। और कब से कब? 1500 से 1516 ईस्वी तक 16 साल रहा। ठीक है, 16 साल रहने में आप समझ रहे हो आप कितना कुछ जान जाते हो। तो 1500 से लेकर के 1516 ईस्वी तक, इसको देख लेना, 1500 से लेकर 1516 ईस्वी तक, एडी की बात चल रही है ना, ईस्वी तक। ठीक है, और 1518 में वह वापस चला गया। ठीक है, और कहता है कि पुर्तगाल जाकर उसने किताब लिखा था, उस किताब का नाम लिख लीजिए, पुर्तगीज भाषा में है द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा। नीचे लिख दूं, बुक का नाम लिखिए, द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा। ठीक है, द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा। यहां तक कंप्लीट है। बारबोसा के बारे में इतना ही, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटाता हूं। अगले व्यक्ति का नाम लिखिए। वह व्यक्ति भी दरअसल आया था कहाँ? विजयनगर में। लुडोविको लूडो जो हम लोग खेलते हैं, बिको एक साथ, डी बर्थेमा, लुडोविको डी बर्थेमा। यह कहाँ से आया था? यह भी पुर्तगाल से आया था। ठीक है, पुर्तगाल से आया था और यह पुर्तगाल का बहुत फेमस आदमी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुर्तगाल के जो लोग थे इसको नाइट की उपाधि प्रदान किए थे। सैन्य ऑफिसर लोगों को किया जाता था, बहुत उच्च लेवल का, जैसे होता है ना अपने यहाँ कई तरह के रत्न मिलते हैं, भारत रत्न मिलते हैं, पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण, इस तरीके से, उसी तरीके से नाइटहुड मिलता था। तो इसको नाइट का मिला था अवार्ड। कहाँ से? पुर्तगाली सरकार के द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। और नाइटहुड की उपाधि और किसको किसको मिली थी? जैसे भारत में रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी, उन्होंने वापस कर दिया था। कब? जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तब, उस समय उन्होंने वापस कर दिया था। मॉडर्न इंडिया थोड़ा बहुत आ जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं, उसको भी लिख लीजिएगा, सवाल आ सकता है। ठीक, कहाँ आया था? 3 बात लिखिए। विजयनगर में आया था और किताब का नाम लिख लीजिए। किताब का नाम क्या है? द इटिनररी ऑफ, ये तो अपने भाषा में लिखा है ना, इटिनररी ऑफ लुडोइको डी, स्पेलिंग देख लो इसका क्या नाम है, लुडोइको। हिंदी में लुडोविको लिखा हुआ है, लुडोइको डी बर्थेमा। ऐसे तो किताब का नाम यदि दे देगा तो आप ऐसे ही पकड़ लोगे, क्योंकि इन्होंने तो, इनके तो किताब के नाम में इनका खुद का नाम है, तब आप ऐसे ही पता कर लोगे कि यह किसका लिखा हुआ किताब है। इसलिए यूजीसी वाला किताब का नाम देता ही नहीं है, वो लोग ही बहुत चालाक है ना आपकी तरह।
इसको मिटाऊं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटाते नहीं है, यहाँ पर एक कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ मिटा लेंगे। अगले का नाम लिखिएगा डोमिंगो पायस, बहुत फेमस आदमी है डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस। ठीक है, यह भी कहाँ से आया है? यह भी पुर्तगाल से आया है। पुर्तगाल से बहुत लोग आए हैं, अभी भी गोवा में पुर्तगाली लोग बहुत मिलेंगे, वो घर बना लिए यहाँ पर। ठीक है, पुर्तगाली हैं और कहाँ आए हैं? विजयनगर में। किसके शासन काल में? विजयनगर का सबसे फेमस राजा हुआ है, उसका नाम बताओ, जिसने किताब लिखा था जाम्बती कल्याण और उषा परिणयम, KDR ने। ठीक है, तेलुगु में लिखा था। और इसी समय के बारे में मैंने बताया था कि द पीरियड ऑफ KDR इज नोन एज द क्लाइमेक्स पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, और इसने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था तेलुगु लिटरेचर के इनिशियल डेवलपमेंट में। KDR का पूरा नाम कृष्ण देव राय। ठीक है, यह खुद पढ़ा लिखा था, राइटर भी था, इसने लिखा था। ठीक है, और कहा कि डोमिंगो पायस जो है वह विजयनगर की विशालता और उसकी प्रसिद्धि का प्रत्यक्ष गवाह था। ठीक है, विटनेस। वह दरअसल उसने खुद देखा था उसको अपनी आंखों से, और अपने किताब में उसका वर्णन किया था। ठीक है, किताब का नाम लिखिए नैरेटिव ऑफ डोमिंगो पायस, किताब का नाम है नैरेटिव्स ऑफ डोमिंगो पायस। ठीक है, डोमिंगो पायस, पायस का स्पेलिंग है PAES, डोमिंगो पायस, गलत नहीं लिख लेना। ठीक है, चलो इसका स्टेटमेंट लिखिए। इसका स्टेटमेंट पूछा गया है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, विजयनगर रोम से बड़ा शहर है। विजयनगर रोम से बड़ा शहर है। विश्व में इससे अधिक, दिख रहा है आप लोगों को? विश्व में इससे अधिक खूबसूरत कोई दूसरा शहर या नगर नहीं है। देयर इज नो सिटी इन दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल दैन विजयनगर एम्पायर। ठीक है, यह दरअसल अंग्रेजी में ही लिखा था, लेकिन हिंदी वाले यदि इस तरीके से स्टेटमेंट आएंगे, और अंग्रेजी में तो आप समझ ही रहे हो बात को। ठीक है, स्टेटमेंट पे दरअसल सवाल पूछा गया है, और जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और उसको हम लोग फेरबदल नहीं कर सकते हैं। किसी के भी स्टेटमेंट को हूबहू लिखना होता है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो डोमिंगो पायस तक हो गया है, आगे देखते हैं। अच्छा खासा है इसमें भी। चलो कोई नहीं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अच्छा, बोर हो भी जाओगे तो क्या करोगे? सिलेबस में तो पढ़ना है, तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बोर नहीं होना। मेरा ख्याल है कि बोर तो नहीं होगे। क्यों होगे? पढ़ने में तो अच्छा लगना चाहिए। चलो अगले व्यक्ति का नाम लिखिए, और अगला व्यक्ति जो है वह भी विजयनगर में ही आया। क्या बात है! उस व्यक्ति का नाम है नूनिज। नूनिज, अच्छा गेस करो कहां से आया है? यह भी दरअसल पुर्तगाल से आया था। ठीक, और यह दरअसल घोड़ों का व्यापारी था। इससे पहले घोड़ों का व्यापारी कौन था? घोड़ों का सौदागर बताओ। निकितिन, जो रूस से आया था, याद है ना? अथनियस निकितिन। ठीक है, यह भारत में 3 साल तक रहा था विजयनगर में। कब से कब?
1535 से लेकर के 1537 के बीच में। कहाँ में? विजयनगर में। चलो एक बात बताओ, यहां से मैं सवाल पूछता हूं। 1535 का जो फेज है, इस समय भारत में कौन शासन कर रहा है नॉर्दर्न इंडिया में? गेस करो। जैसे देखोगे कि 1526 में कौन आ जाते हैं? 1526 में बाबर आ जाएंगे ना, 1526 से 30 तक बाबर रहेंगे, ठीक है। और 1530 से लेकर के 1545 और 1555 से लेकर के 1556, यह जो फेज दरअसल है, यह फेज है बाबर के बेटे का, हुमायूं का। यानी कि आपसे यह सवाल पूछा जाए, ये लोग और डेप्थ में पहुंचे, ये लोग मतलब आपके माइंड का और इस्तेमाल करवाना चाहें तो आपसे पूछें क्या बताओ कि नूनिज जब दक्षिण भारत विजयनगर अंपायर में आया था, तब नॉर्दर्न इंडिया में उस समय कौन सा शासक शासन कर रहा था? उस व्यक्ति का नाम है हुमायूं, ठीक है। 1526 से 30 बाबर थे, ठीक है, बाबर लिख लीजिए। और 1530 से 45 और 55 से 56 के बीच में हुमायूं थे। आपके मन में आ सकता है कि 45 से 55 के बीच में कौन था? तो इस समय दरअसल शेर शाह नामक एक अफगानी आता है और वह हुमायूं को इतना पानी पिलाता है, इतना मारता है कि मारते मारते भगा देता है बाहर, ठीक है। तो इंडिया से बाहर चला जाता है, ठीक है। कौन? हुमायूं भाग करके उधर ही रहता है 10 साल तक। तब तक यहाँ पर सूर्यवंश का शासन चलता है, जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और शेर शाह दरअसल जो था वह बाबर के ही सेना में सम्मिलित था। और जब हुमायूं छोटा था तो बाबर ने हुमायूं को बोला था कि देखो बेटा, इस व्यक्ति से होशियार रहना, ठीक है, यह बहुत ही खतरनाक है, एक दिन तुमको पानी पिला देगा। लेकिन हुमायूं समझे नहीं, तो इसीलिए हुमायूं समझे नहीं वक्त पे, तो हुमायूं को पानी पिला दिया शेर शाह ने, उसी का आदमी ने पानी पिलाया, और ऐसा पानी पिलाया कि बाहर रखा 10 साल तक भारत से। उसके बाद फिर वापस एंट्री होता है, जैसे मूवी में होता है ना, हीरो मर जाता है लास्ट में, फिर एंट्री होता है, रीबर्थ। उसी तरीके से इंडिया में फिर से रीबर्थ होता है हुमायूं का 1555 में। यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलो, इतना डिटेल में आप समझ रहे होगे ना, तो फिर आपसे सवाल छूटने का कोई आशंका ही नहीं है यार। फिर कहाँ तक वो लोग पहुँचेंगे? आगे बढ़ते हैं। इनका किताब का नाम लिख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक लिखा है। किताब में जो चर्चा है, सब्जेक्ट मैटर जो है वह है विजयनगर का इस्टेब्लिशमेंट, विजयनगर का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर, लिखिए, टू कहाँ तक? टू द लास्ट फेज ऑफ अच्युत देवराय, ठीक है। इसके अंतिम शासनकाल तक इस किताब में लिखा गया है। किताब का नाम लिखिएगा, नहीं, चलो, इसका किताब का नाम दरअसल है नहीं, इसका मूल प्रति तो खो गया था, लेकिन इन्होंने जो लेटर लिखा था ना, उस लेटर को किसी और व्यक्ति ने आगे चल करके लिखा, पब्लिश करवाया। जैसे होता क्या है कि एक व्यक्ति का नाम है आरजे कॉलिंगवुड, उनका नाम लिख लीजिए। अब पता नहीं कैसे कैसे याद आ जाता है, आप लिखिए, हिस्टोग्राफी में मैं पढ़ाऊंगा उनका नाम। आरजे कॉलिंगवुड से सवाल पूछा गया, इसलिए आप स्टार मार्कर साइड में लिख लो, कई बार सवाल पूछा गया, प्रीवियस ईयर बनाना। आरजे कॉलिंगवुड की किताब है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, आरजे कॉलिंगवुड ही है ना, ठीक है, आरजे कॉलिंगवुड ही होना चाहिए। तो आप देखो कि जब आरजे कॉलिंगवुड का जो लास्ट का जो फेज रहता है, ठीक है, उस समय वो दुनिया से चले जाते हैं, तो उनका बहुत सारा जो काम है वह प्रकाशित नहीं होता है। तो उनके कई सारे दोस्त मिलकर के फिर उनके बचे हुई किताबों को पब्लिश करवाते हैं। इसीलिए उसी तरीके से बिल्कुल नूनिज ने जब लिखा तो वह पब्लिश नहीं हो सका उस समय। तो उसके बाद नूनिज का ही एक दोस्त है जिसने इसके लेटर्स का संकलन करवाया, प्रकाशित करवाया, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए और किस नाम से करवाया था वह लिख लीजिए। व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट सीबेल। वह दरअसल समझाने के लिए लाया था मैं बीच में आरजे कॉलिंगवुड को। रॉबर्ट सीबेल लिखिएगा, अ फॉरगॉटन अंपायर, यह फॉरगॉटन, सॉरी,
अ फॉरगटन अंपायर। चलो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हम लोग, इसको मिटाता हूं। अगले व्यक्ति का नाम लिखिए सीजर। सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक कहाँ आया था? विजयनगर। अब देखो, जब मैं विजयनगर अंपायर पढ़ाऊंगा तो वहां पे विदेशी वृत्तांत में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए आप यहाँ पर पढ़ लो। वहां पे हम लोग बहुत शॉर्ट में बात करेंगे विदेशी वृत्तांत के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग विस्तार में बात कर रहे हैं तो वहां पे शॉर्ट में करेंगे ना, समय का भी तो बचाव करना है, इसलिए आप यहाँ पर मेहनत कर लेते हैं तो वहां पे चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, इसलिए लिखिए सीजर फ्रेडरिक, यह पुर्तगाल का था। ठीक है, यह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और यह अपनी आंखों से क्या देखा था? तालीकोटा का युद्ध। एक सवाल तो यही पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? 1565 में। अब बताओ 1565 में कौन शासन कर रहा है नॉर्दर्न इंडिया में? जल्दी बताओ। नहीं बताओगे? देखो बताता हूं मैं। 1526 से 30 के बीच में बाबर हैं। 30 से 55 के बीच में मैंने क्या बताया था? 30 से लेकर के 56 के बीच में हुमायूं साहब हैं। और 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, ठीक है, कौन है? महाराजा धीराज अकबर। नहीं पता है? अकबर का शासनकाल याद रखना। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर हैं और 1565 इसी बीच में है, यानी कि इस समय अकबर नॉर्दर्न इंडिया में शासन कर रहे हैं। यदि इस तरीके से सवाल पूछे तब आप मिस नहीं करना। आपसे पहला सवाल पूछेगा सीजर फ्रेडरिक कहाँ का था? पुर्तगाल का। कहाँ आया था? विजयनगर में। और अपनी किताब में किस चीज़ का आंखों देखा वर्णन किया है? तो तालीकोटा युद्ध का। और तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और 1565 में भारत में कौन शासन कर रहा था नॉर्दर्न पार्ट में? तो ही वॉज अकबर, अकबर द ग्रेट। अब भारत के इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में 3 ही व्यक्ति को महान होने की उपाधि दी गई है। कौन कौन? आप बताना कमेंट बॉक्स में। एक तो अकबर मैंने बता दिया, बाकी 2 आपके ऊपर। चलो एक और बता दिए, अशोका, अशोका द ग्रेट। तीसरे नंबर का बताना, वो भारत का नहीं है। चलो इतना बता दिए। ठीक, चर्चा क्या किया है? विजयनगर का इस समय जो है ना दुर्दशा होते जा रहा है। विजयनगर अब बर्बाद हो रहा है। अब हर साम्राज्य का होता है ना 3 फेज, मैंने बताया था, तब डिक्लाइन फेज चल रहा है, तो उसके बारे में इसने चर्चा किया अपनी किताब में। किताब का नाम पता है नहीं, रॉल्फ फिंच लिखे अगली बार। हालांकि ये सब का तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये सब तो मुगल में चला जाएगा। देख लेता हूँ एक बार। चलो ये सब मेरे ख्याल से मुगल वाले में चले जाएंगे, तो हम लोग जब मुगल का पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को करेंगे। यहाँ तक विजयनगर का था। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और कुछ देख लेते हैं, और कुछ कंटेंट है तो उसको भी देख लिया जाए, क्या दिक्कत है। निकोलो कोंटी हो गया है, अलबेरूनी का हो गया है, मोहम्मद बिन तुगलक वाला हो गया, अल मसूदी का लिख लीजिए एक, अल मसूदी। अल मसूदी, अल मसूदी, अल मसूदी। ओके, सो अल मसूदी का जो किताब है लिखिए मुरुज उल जहाब। मुरुज उल, उल मतलब का, जहाब, मुरुज उल जहाब। कुछ रटना नहीं है, ठीक है। अब पहली बात याद रखो, इसने जो चर्चा किया है वह वेस्टर्न इंडिया की चर्चा किया है। पश्चिमी भारत में कौन कौन आ जाएंगे, इस बात को याद रखना। और 9वीं से लेकर के 10वीं सदी का भारत, 9वीं और 10वीं सदी का भारत का चर्चा किया है। 9वीं और 10वीं सदी का भारत का चर्चा किया है किताब मुरुज उल जहाब में, ठीक है।
चलो यहाँ तक समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, इसमें यही 3 पॉइंट याद रखना, अल मसूदी और वेस्टर्न इंडिया और 9वीं से 10वीं सदी का भारत। 9वीं से 10वीं सदी का भारत के बारे में चलो आप लोग बता सकते हो इस समय कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना, यह मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर। ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ोगे ना तभी आप मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे। बाकी लोगों से अलग होना है ना, हमें भीड़ से अलग होकर के आप मेहनत कीजिएगा तभी आप जेआरएफ कीजिएगा। भीड़ वाले तो नेट भी नहीं कर पाते हैं, तो भीड़ से अलग होइएगा तो नेट कीजिएगा, और उस भीड़ से अलग होइएगा तो आप जेआरएफ कीजिएगा। तो आप सोचो आपको कितने भीड़ को अलग करना है। और इतिहास में सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, तो आपका कंपटीशन तो और ज़्यादा टफ होता है ना। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको इतने सारे लोगों को पीछे छोड़ना है, तो उतने सारे दिमाग को पीछे छोड़ना है, यानी उनका दिमाग जहाँ तक सोचता है, जहाँ पे रुकता है, उससे आगे तक आपको सोचना है। ठीक, तो आप बताना इस दौर में भारत में कौन शासन कर रहा है। या कभी भी किसी भी दौर का इतिहास पढ़ते रहो ना, जैसे साउथ हिस्ट्री पढ़ रहे हो 9वीं सदी का, 10वीं सदी का, तो उस समय आपका दिमाग में यह बात चलना चाहिए कि यह यार नॉर्दर्न इंडिया में इस समय क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा था, बिहार में कौन व्यक्ति शासन कर रहा है, यूपी में कौन था, है ना, बीच में कौन था, दक्कन भारत का जो बीच है, बाउंड्री जहाँ से दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, उस बीच में कौन शासन कर रहा था। ठीक, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तब बहुत मज़ा आएगा इतिहास पढ़ने में। नहीं तो फिर पढ़ने का क्या मतलब, फिर तो आप रट रहे हो, तो रटते रहो बाकी बच्चों की तरह। कोचिंग में तो बाकी में यही हुआ था, रटवाया जाता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, 1-2 और हैं, उनका नाम लिख लीजिए। फिर थोड़ा सा हम लोग इससे जो क्वेश्चंस आए हैं ना उसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको पता तो चले कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उससे फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक ना, ऐसे हवाबाजी नहीं, ताकि प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब तो पता चले कि हाँ इससे सवाल आता है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर बात नहीं। अरब यात्री है इब्न खुर्दाब, इब्न खुर्दाब, यह अरब से चल करके आया था, यह अरब यात्री है। कहाँ से आया है, अरब से। और किस समय के भारत के बारे में बताता है, 9वीं सदी के भारत के बारे में। ठीक है, यह लास्ट किताब है, 9वीं सदी का भारत के बारे में बताता है। ठीक, बस इतना याद रखना, इब्न खुर्दाब अरब यात्री 9वीं सदी के भारत के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ और होना नहीं चाहिए, और नाम वगैरह देख लेता हूँ हम लोग। चलो एक नाम और लिख लो, उस नाम को लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा विस्तार है नहीं, तो नाम से ही काम चलाते हैं। उस व्यक्ति का नाम है चेंग ही, लिखिएगा, जितना इन्फॉर्मेशन उतना दे रहा हूँ। चेंग ही 1421 से लेकर के 31 तक भारत में रहा, चाइना से आया था, नाम से पता चल रहा है ना। ठीक है, किसके यहाँ आया था, जलालुद्दीन बॉस के यहाँ, बुढ़ऊ के यहाँ, जलालुद्दीन, जिनका दामाद कौन था, अलाउद्दीन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। बंगाल के बारे में बताता है यह मुख्य तौर पे। आगे लिख लेते हैं, अब्दुल रजाक बताया ना, निकितिन बताया था, बार्थोलोम्यू दियाज लिख लीजिए, बार्थोलोम्यू दियाज, बार्थोलोम्यू दियाज। इसका टाइम लिखिएगा 1503 से लेकर 1508 तक, 1503 से लेकर 1508 तक, और यह इटालियन था और दक्कन भारत में आया था, दक्कन भारत में आया था, और यह दरअसल इटली का था, सोनिया गांधी के यहाँ से, सोनिया गांधी के नैहर से। आगे बात करते हैं, अगला व्यक्ति का नाम लिखिएगा, दियाज हो गया, बारबोसा के बारे में हमने बात कर लिया, डोमिंगो पायस हो गया, एंड नूनीज भी हो गया है, एंड एंथोनी मॉन्सेरेट, ये सारे तो आगे चले जाएंगे मुगल इंडिया में। ठीक है, तो जो जितने भी यात्री थे किसके किसके समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में,
विजयनगर के समय में, बहमनी एम्पायर के समय में, मराठा के समय में, उन सभी के बारे में हम लोगों ने विदेशी वृत्तांत में एक एक करके अध्ययन कर लिया है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन एकाध 2, 3, 4, 5 आपके पास कंटेंट हैं कि और 2-4 यात्री आए थे, आपने कोई अन्य किताब पढ़ी है जहाँ पे आपको उपलब्ध होता है, तब आप मुझे टेक्स्ट करना कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी, या फिर मेल के माध्यम से एक बढ़िया सा खूबसूरत सा मेल लिख करके मुझे भेजना। मैं देखूंगा और फिर मैं उसको आगे इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। आप यह काम जरूर कीजिएगा यदि आपके पास फैक्ट हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए आराम से। चलिए, यहाँ तक तो बात हो गई विदेशी वृत्तांत के बारे में। सो अब हम लोग बात करेंगे कि विदेशी वृत्तांत से या फिर जो सोर्सेज से जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं 2-4 साल में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मेरे पास पूरे प्रीवियस ईयर का सारा सवाल है नहीं, क्वेश्चन बैंक बहुत जल्द खरीदेंगे हम लोग। आप लोग भी खरीद लीजिएगा, मैं खरीद लूँगा, आप भी खरीद लीजिए, ताकि हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते चलें। जिस चैप्टर को भी पढ़ें तो उसके साथ साथ उन सवालों को देखें जो पिछले साल में पूछे गए हैं, ताकि आप सवाल तक कैसे पहुंचेंगे, जवाब तक कैसे पहुंचेंगे, यह सारी चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि कंटेंट पढ़ने के साथ साथ यदि आप वह काम नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है ना, फिर आपका माइंड कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चन को। तो इसीलिए आज हम लोग, हमारे पास जो कंटेंट उपलब्ध है प्रीवियस ईयर के, उसके आधार पे हम लोग चर्चा करते हैं 2-4-10 सवालों के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग दे दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत एंड ऑल एंड ऑल। जो भी लिखना है मेडिएवल इंडियन लिख दिए तो उसमें काम हो गया। ठीक, मिटाता हूं इसको। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला सवाल हमारे पास है दिसंबर 2011 का, दिसंबर 2011 का पहला सवाल लेते हैं। सवाल कहता है कि सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ नाम है इब्न बतूता, टॉमस रो, पीटर मुंडी और बर्नियर। देखो इसमें पूरा मेडिएवल इंडिया से मिला करके दिया है, तो लिखते हैं हम लोग इब्न बतूता, टॉमस रो एंड पीटर मुंडी एंड बर्नियर। ठीक है, और ऑप्शन में है MBT शाहजहां, MBT शाहजहां, जहांगीर एंड औरंगजेब। आपको मिलाना है, इसको सुमेलित कीजिए, कौन व्यक्ति किसके समय में आया था। अब बताओ, आप बताओ कौन कौन हो सकता है। इब्न बतूता के बारे में मैंने आपको बताया था। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी, किताब का नाम बताइए। इब्न बतूता ने किताब लिखा था रेहला नामक, और कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, और किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसलिए आप इसको तो सही कर लोगे। ठीक, यहाँ तक तो आप बना लेना चाहिए, और आपको यहीं तक बनाना चाहिए क्योंकि मैंने यहीं तक पढ़ाया है। यह सब तो मुगल इंडिया से रिलेटेड है, तो यह तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। तो यदि आप यह नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको बना लेंगे। लेकिन फिलहाल इसको यह समझिए कि जो इसका जो ऑप्शन होगा, टॉमस रो जो आया था वह किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। इसका पूरा नाम है सर टॉमस रो, हिंदी में सर थॉमस रो भी होता है। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, इस समय अकाल भी पड़ता है, अकाल का वर्णन करता है। और बर्नियर किसके समय में आया है, बर्नियर औरंगजेब के समय में। ठीक है, यह आप लिख लीजिए। ठीक, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लिखिएगा, कहता है निम्नलिखित यात्रियों को, 2011 का ही है, दिसंबर 2011 का ही है दूसरा सवाल।
चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। देखो इतना इजी सवाल, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि एक बार पढ़ो और पूरा जीवन आराम करो, निकालो जीआरएफ और 26 लाख रुपया मिलेगा 5 साल में। 10 लाख रुपया हमको भी दे देना, मजाक कर रहे हैं, नहीं देना, ठीक है। चचनामा है ना, चचनामा पूछ रहा है, चचनामा में क्या लिखा गया था, मैंने बताया था सिंध का इतिहास। राइटर का नाम अज्ञात है, मतलब पता नहीं है, ठीक है। अब देखो सवाल कितना इजी पूछा इन्होंने, कहा कि यह बताओ कि चचनामा किस लैंग्वेज में लिखा गया। यह भी कोई सवाल है, बच्चों वाला सवाल। किस भाषा में लिखा गया था, मैंने बताया था ना अरबी भाषा में लिखा गया था। इस बात को ध्यान रखिए, इतने इजी सवाल आते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। प्रीवियस ईयर उठा करके देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। दिसंबर 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जा करके। चलो, और एक आया था, भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए 4 यात्री का नाम दिया है। देखो बर्नियर है, वेनसांग है, इब्न बतूता है, विलियम होजेज है। देखो इतना इजी भी सवाल आता है यार, व्यवस्थित क्रम में सजाना है। 4 यात्री का नाम है। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे बनाओ, ट्रिक नहीं, सॉरी ट्रिक गलत शब्द है, ट्रिक मैं नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। लिखिए, एक व्यक्ति का नाम है बर्नियर, एक व्यक्ति का नाम है वेनसांग। दिसंबर 2011 का, ये प्रीवियस ईयर, अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इब्न बतूता और विलियम होजेज। अब यह बताओ दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है, मेरे दोस्तों भी और प्यारे छात्रों भी, इसके बारे में पूछा यह है कि आप यह बताओ कि पहले कौन आया था इंडिया, ठीक। अब देखो यदि आप हमारे छात्र हैं और यदि आपने हमारे एंशिएंट लेक्चर को देखा होगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, तब तो आप सवाल यूं बाएं हाथ से कर लोगे, पहले कौन आया था उसके बाद कौन आया था, यह बनाना है। तो ऐसे वाले सवाल में ना आप एक ही बार में आप आंसर सेलेक्ट कर लोगे। पहले देख लो कि पहले वाले ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि अंतिम तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वह बताया पहले कौन आया था, पहले वाले व्यक्ति का नाम पता कर लो। कितना ईजी है, कैसे ईजी है, देखो वेनसांग जो व्यक्ति है ना वो प्राचीन भारत का व्यक्ति है, और ये तीनों जो व्यक्ति है ना, बर्नियर से लेकर के इब्न बतूता तो दिल्ली सल्तनत के समय का व्यक्ति है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय का, और यह सारा जो बर्नियर है वह शाहजहां के टाइम का, अभी अभी बताया मैंने। बर्नियर सॉरी औरंगजेब के समय का, माफ करना, औरंगजेब का समय कब से कब है बताओ, कोई बता सकता है। 1657 से लेकर के 1707 के बीच तक का है समय इसका, ठीक है। इस समय आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 के आसपास शासन कर रहा है, ठीक है। और वेनसांग आता है हर्षवर्धन के दरबार में, है ना। वेनसांग कब आता है, हर्षवर्धन के दरबार में नहीं, वेनसांग आता है मेरे ख्याल से गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में ही आता है, ठीक। तो इतना समझो, वेनसांग जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का आदमी है यार। तब पहले तो एंशिएंट इंडिया ही आएगा ना, समझे कॉमन सेंस कैसे लगा, ऐसे तो पहले वेनसांग आएगा। अब एंशिएंट इंडियन के बाद ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट मुगल पे आ जाएंगे, तो दिल्ली सल्तनत होते हुए जाएंगे ना, तो फिर दिल्ली सल्तनत का आदमी आएगा। तो दिल्ली सल्तनत में कौन आदमी आया, दिल्ली सल्तनत में इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, ठीक। तो इब्न बतूता आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आ सकता है, बर्नियर या विलियम होजेस, ठीक है, बताओ। तीसरे नंबर पे जो आएगा वह आएगा बर्नियर, ठीक। बर्नियर क्यों, क्योंकि पहले शाहजहां आएंगे, औरंगजेब आएंगे ना, और उनके बाद आया है होजेज। इस तरीके से यार सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल यूं ही बाएं हाथ से हम लोगों ने चटनी बना दिया प्रीवियस ईयर का। अब सोचो दिसंबर 2011 में जो छात्र दिए होंगे उनको लगता है अरे बाप रे बाप, उस समय तो मैं 11th में पढ़ता था, 10th पास करके गया था, उस समय तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि आगे आने वाला समय मैं नेट करूंगा, क्योंकि उस समय जज्बा होता है ना 10th पास करने के बाद। मेरे अंदर जज्बा था एनडीए करने का उस समय का डायरी देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग का ट्रैक ही पूरा चेंज हो गया, लाइफ में यही होता है हम लोगों के साथ। आगे बात करते हैं कुछ और सवालों के बारे में और आपको मजा आएगा। कहीं बोर तो फील नहीं कर रहे हो, बनाना चाहिए आगे नहीं, चलो बोलो या नहीं, लाइव क्लास तो है नहीं कि आप लोग बोलोगे।
कोई नहीं, बहुत जल्द हम लोग लाइव भी करेंगे, तब पूछ पूछ करके बताऊंगा आप सभी से। 3 सवाल अभी हमने प्रीवियस ईयर का उठाया, 2011 से ही कुछ और सवाल लेते हैं। 2011 से एक सवाल और लेते हैं, लेकिन यह जून 2011 का सवाल है, जून 2011। ठीक, सवाल क्या है, तारिख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? अब बताओ कौन कौन है। तारिख ए फिरोज शाही लिखो, तारिख ए फिरोज शाही। यदि आपने मन ही मन बना दिया होगा ना तो गलत होगा, देख लेना, बता ऑप्शन दे रहा हूं, और जिसने मन से पढ़ा होगा वह गलत कर ही नहीं सकता है। पिछले लेक्चर को जिसने देखा होगा। अफीफ है ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में है अमीर खुसरो, मीर खुर्द, खुसरो, मीर खुर्द, और ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या किनका नाम है? एफएसटी का। एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक। बताओ साथियों, तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन है? 1 सेकंड का ऑप्शन है, 2 सेकंड का, चलो 3 सेकंड बता दो। तारीख है फिरोज शाही के जो लेखक हैं, आपके मन में चल रहा होगा जियाउद्दीन बर्नी, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी तो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब क्या कि सवाल गलत है? नहीं, मैंने आपको बताया था कि जियाउद्दीन बर्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसी किताब को आगे बढ़ाते हैं कौन? शम्स सिराज अफीफ, जो उनका दोस्त रहता है, उस किताब को आगे बढ़ाता है। और फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 साल के शासनकाल के दौरान जियाउद्दीन बर्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका किताब अधूरा रह जाता, तो उसी किताब को ही उसी नाम से पूरा करते हैं, शम्स सिराज अफीफ। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया थोड़ा सा टेक्निकल, कि आपके दिमाग में आपने मन से पढ़ा है कि नहीं। शम्स सिराज अफीफ इसका आंसर होगा। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है? एक सवाल और लेते हैं जून 2011 से। ठीक है, कौन सा सवाल लेते हैं? सवाल जून 2011 में एक आया था, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने के लिए। ठीक, उसका मिलान करना है, कैसे करेंगे? अब देखो इसमें जो है ना मुगल काल भी मिला करके दिया है। ठीक है, इसीलिए आपको कोई सवाल आप मतलब नहीं पहुंच पाएंगे। चलो इसको रहने देते हैं, दिल्ली सल्तनत वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से ही यदि कोई सवाल और पूछा है तो देखो, एक स्टेटमेंट लिखो आप लिखो, स्टेटमेंट से सवाल आता है तो आप लोग फंस जाओगे। कहता है दिसंबर 2010 का सवाल है, दिसंबर 2010 का सवाल है, लिखना। कहता है यद्यपि केवल ब्रैकेट में मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी पहुंचा, तथापि वे लोग शहर को उपजाऊ और समृद्ध बनाने में समर्थ हुए। कह रहा है यद्यपि मुसलमानों का 10% जनसंख्या ही देवगिरी पहुंचा, देवगिरी को ही दूसरा नाम है दौलताबाद, दौलताबाद पहुंचा, फिर भी वे लोग वहां अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में सफल हुए। ठीक, स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में। ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा सा आप सोचो, दिमाग पे जोर डालो, अब मैं बताता हूँ कैसे सोचते हैं। ऑप्शन दे दें, इब्न बतूता इसामी, इब्न बतूता इसामी, अफीफ, चौथे नंबर पे लिखिएगा बर्नी। बताओ इसका आंसर बताओ। मैंने आपको बताया था इतिहास लेखन आप सभी को मैं इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि स्टेटमेंट वाला सवाल को आप पकड़ लीजिए, अपना दिमाग चलाइए भेजा।
ठीक है, उस सवाल को कैसे टैकल कर सकते हैं। यह दरअसल इतिहास लेखन जो पढ़ेगा ना, मीडिएवल इतिहास लेखन, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगा तब आप इसको आप आसानी से कर लीजिएगा। ऐसे ही समझिए, स्टेटमेंट को पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे कैसे सोचते हैं हम लोग, बताइए। जब मैं रहता आपकी जगह पे तो मैं कैसे सोचता, उसको देखिए। यद्यपि मुसलमानों का 10% जनसंख्या ही देवगिरी पहुंचा। अब देवगिरी क्यों पहुंचा, यहां से एक फैक्ट आपको नजर आ रहा है, यानी कि यह राजधानी परिवर्तन की बात कर रहा है। राजधानी परिवर्तन किया था ना दिल्ली से लेकर के देवगिरी दौलताबाद। पहला सवाल किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब किया था, 1326 में। ठीक, यहां तक समझ गए। फिर भी वे लोग वहां अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने में सफल हुए। यह जो स्टेटमेंट का भाव है ना, वहां से पॉजिटिविज्म आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, समर्थन में लिखी गई बात है। ठीक है, किसी के अप्रिसिएशन में लिखी गई बात है, किसी को एक्सेलरेट करने के लिए, किसी का समर्थन जुटाने के लिए लिखा गया बात है, किसी के विरोध में बात नहीं है। लेकिन किसके विरोध में हो सकता है और किसके समर्थन में, बिकॉज हेयर राइटर इज टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग ऑफ कैपिटल, so the changing of capital topic is related to Muhammad bin Tughlaq. It means writer is talking about Muhammad bin Tughlaq. ओके, यहां तक समझ गए, यहां तक आप पहुंच गए। ठीक है, अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन बात कर सकता है उसके समर्थन में, इसको कैसे पकड़े। पहली बात, ऑप्शन को गलत काटना सीखो कि कौन नहीं हो सकता है, कौन हो सकता है ये तो ठीक है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है यह सोचना शुरू करो। अपने दिमाग को बोलो कि पहले यह सोचना शुरू करो कि कौन नहीं हो सकता है, फिर कौन हो सकता है, वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। देखो कौन नहीं हो सकता है, एक बात है इब्न बतूता का। ठीक है, इब्न बतूता इसलिए नहीं हो सकता, इब्न बतूता बाहर से आया है व्यक्ति, ठीक है, और इसने इसके दरबार में रहा भी है, लेकिन जब ये रहा है उस समय राजधानी परिवर्तन हुआ ही नहीं था और यह बाहर का व्यक्ति था। ठीक, तो यह दरअसल इब्न बतूता हो नहीं सकता है, लेकिन एक चांस इब्न बतूता पर भी जाकर अटकता है, यह भी प्लस में जा रहा है। ठीक, इसको भी रखते हैं प्लस में ही, अभी प्लस में रखते हैं, माइनस में कौन कौन जाएगा उसको काट देंगे। इसामी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसामी के कई लोग जो हैं राजधानी परिवर्तन में मारे गए थे। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का डिसीजन था राजधानी परिवर्तन का, और इसामी के घर वाले कई लोग मारे गए थे उस डिसीजन की वजह से। तो आप सोचो, इसामी अब जब भी लिखेंगे तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समर्थन में लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। तो इसामी तो यहाँ पर आंसर हो ही नहीं सकता है, इसामी क्योंकि इनके विरोध में बात करेंगे और समर्थन में बात है, यानी इसामी गलत आंसर है। ठीक है, इसामी तो कभी नहीं हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अफीफ। अब देखो बात जब एमबीटी की हो रही है और इस समय अफीफ ने लिखना शुरू किया ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अफीफ तो लिखना शुरू तब करेंगे ना जब जियाउद्दीन बर्नी की मृत्यु हो जाएगी। और जियाउद्दीन बर्नी मरेंगे कब, फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती 6 साल के शासनकाल के बाद मरेंगे, उसके बाद अल्लाह उनको बुलाएंगे, अभी तक अल्लाह ने उनको बुलाया नहीं है। ठीक, अब देखो कि अफीफ यहाँ पर लिख ही नहीं रहे हैं, तो अफीफ का तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है। अफीफ लिखना शुरू करेगा तब ना भाई, है ना, तो अभी तो ये राइटर बने ही नहीं प्रोफेशनली, जिंदा है लेकिन लिखना शुरू नहीं किया, तो अफीफ का स्टेटमेंट तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब आकर के हम लोग अटकते हैं 2 ऑप्शन पर, एक है बर्नी और एक है इब्न बतूता। इब्न बतूता बाहर से चल करके आया है और जो बर्नी है वो भारत का ही आदमी है, तो बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक से पहले गयासुद्दीन तुगलक के पास भी था। ठीक, तो पक्का आदमी था इसका, किसका, एमबीटी का। इसीलिए यह जो स्टेटमेंट होगा वह बर्नी का होगा, बर्नी ने ही समर्थन में इसकी बात कही है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए बात को, यदि समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ समझ गए। यदि इस सवाल को समझ गए तो आप समझ लो बहुत कुछ समझ गए हो, बहुत सवाल आप इससे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मेन तो कॉन्सेप्ट समझना था। समझे या नहीं समझे हैं, समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। और सवाल देखते हैं हम लोग।
एक दो सवाल और देखते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। एक सवाल तो यहाँ से है, वो राजपूतों से सवाल है, तो उसको तो हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको करेंगे कभी फिर, है ना। एक सवाल देखते हैं हम लोग, कहता है दिसंबर 2009 का सवाल है। दिसंबर 2009 का सवाल है। सवाल क्या है? अपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा, आराम से देखो, मुबारक शाह के समय का वर्णन नहीं बनाया ना, तो फिर लानत है आपके पढ़ाई पे। पिछले वीडियो में मैं इतना अच्छा से इसको पढ़ाया था, आपको बनाना चाहिए। आमिर खुसरो का 4 किताब दिया, आपको बताना है कि कौन से किताब में उसने मुबारक शाह के बारे में चर्चा किया है। बताना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मन ही मन सोच लेना। और यदि आप सही आंसर तक पहुंच गए तो सोच लो कि आप बेहतरीन तैयारी में हो, नहीं तो और मेहनत करो, ठीक है। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। किताब का नाम बता रहा हूँ मैं, खाइजुल फुतूह, दूसरे नंबर पे नूह सिपहर, चीटिंग नहीं करना, मिफ्ताउल फुतूह, तुगलकनामा। बताओ, चलो अब तो आंसर लिखते लिखते आपके मन में आंसर आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आपका समय खत्म। खाइजुल फुतूह में दरअसल मुबारक शाह खिलजी के बारे में चर्चा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। खाइजुल फुतूह में किसकी चर्चा की गई है, चलो बताओ। खाइजुल फुतूह में दरअसल चर्चा किया था किसकी, बताओ, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। तो खाइजुल फुतूह कैसे होगा बॉस, यह तो अलाउद्दीन साहब के नाम पे समर्पित कर दिया ना खुसरो ने, ठीक है। अच्छा, आंसर गलत कैसे काटते हैं, देखो, गलत काटना सीखो साथियों, तब सही तक अपने आप पहुंच जाओगे। अपने जीवन से गलत लोगों को निकाल दो, सही लोग अपने आप बच जाएंगे, ठीक है। सही लोगों को सेलेक्ट करने से बेहतर है गलत लोगों को बाहर निकाल दीजिए, ठीक। वैसे कोई गलत और कोई सही नहीं होता, कोई भी 100% सही नहीं होता, कोई 100% गलत नहीं होता है। हर व्यक्ति का महत्व घट जाता है, बढ़ जाता है उसके रेफरेंस की तुलना में, ठीक है। यह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, गलत है, सही है, इस तरीके से होता है। गलत ऑप्शन हम लोग काटते हैं, ठीक है, बहक गए हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसने लिखा है। नूह सिपहर के बारे में आप बताओ। नूह सिपहर ही दरअसल मुबारक शाह खिलजी के बारे में है, लेकिन मैं तो बता रहा था कि गलत तक कैसे पहुंचते हैं, तो इसको अभी ऐसे ही रखो, ये तो आंसर निकल गया मुंह से, ठीक। गलत तक कैसे, गलत कैसे काटेंगे। मिफ्ताउल फुतूह आपको याद होना चाहिए, ये बुढ़ाओ के बारे में लिखा था। बुढ़ाओ कौन, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को, कहा, देवगिरी के अभियान के लिए। तो देवगिरी पे पहली बार अभियान अलाउद्दीन के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक जलालुद्दीन खिलजी थे, और जलालुद्दीन खिलजी के बेटी से प्रेम करता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। समझ में आई बात। तो यह तो हो ही नहीं सकता है, यह भी नहीं हो सकता है। तुगलकनामा नाम से ही पता है साथियों, तुगलक डायनेस्टी के बारे में है, और बात तो हो रही मुबारक शाह के बारे में। तो मुबारक शाह तुगलक का नहीं है, मुबारक शाह तो खिलजी डायनेस्टी का है। मुबारक शाह खिलजी का नाम जानते हो ना, जिसने खिज्र खां को अंधा करवाया था, क्योंकि वह डरता था ना। खिज्र खां कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कमला देवी की बेटी किससे, देवल रानी से प्रेम करता था, मोहब्बत, ठीक है। और उन दोनों की मोहब्बत की ही चर्चा की थी अमीर खुसरो ने, किस किताब में, किताब का नाम बताओ, आशिक। ऐसे कर करके आप 10 क्लास पढ़ लिए ना, तो सोर्सेस को तो ऐसे बाएं हाथ से नचाओगे। आशिकी नामक किताब में उसकी चर्चा थी, खिज्र खां की और किसकी, देवल रानी की। और यहाँ पर देखो मिफ्ताउल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान की चर्चा है। तुगलकनामा में इसने फिरोज शाह तुगलक की इतनी प्रशंसा की है, चापलूसी की कोई सीमा ही नहीं है।
अंत कर दिया, अंत। ठीक है। और 1325 में बाबू साहब दुनिया से निकल जाएंगे, अमीर खुसरो। कब क्यों निकलेंगे? क्योंकि इनके गुरुजी की मृत्यु हो जाती है निजामुद्दीन औलिया साहब की। ठीक है। देखो एक फैक्ट से मैंने आपको कहाँ से कहाँ ले आया, ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़ोगे, आपके दिमाग में सारा सूचना आना चाहिए। तो यह भी आंसर गलत, यानी आंसर सही कौन होगा? नूह सिपहर। ठीक, नूह सिपहर। जलाल इसका अमीर खुसरो का 5 किताब भी हम लोगों ने कर लिया। एक किताब और है कुरान उस्सादिन, है ना। मिटाओ इसको, मजा आ रहा है आपको? और देखो यार, आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि सही पढ़ रहे हैं हम लोग, या फिर मतलब आपको समझ में आ रही चीज़ें नहीं आ रही है। ऐसे नहीं पढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताना ज़रूर। कमेंट बॉक्स में यदि लिखने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं, मतलब शर्म है तो होनी ही चाहिए। तो आप मेल बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बता देना, है ना। कमेंट में मांग लेना कि सर आप मेल दे दीजिए अपना, तो मैं मेल दे दूंगा, फिर मुझे मेल में लिख करके अपना रिव्यू दे देना। मतलब पब्लिकली आपको मतलब थोड़ा बहुत होता है लोगों को। चलो आगे बात करते हैं और एक दो सवाल के बारे में। ऐसे ही अभी तक देखो हमने जो भी पढ़ा है उससे बाहर सवाल जा रहा है कभी? एक आध बाहर जा भी सकता है, हम लोग कोई वो नहीं है, क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अभी तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया कि जिसको हम लोग जानते नहीं हो, है ना। जान हो सकता है कि एक आध सवाल हो ऐसा कि नहीं आए, 2 सवाल भी, 3 सवाल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 60% सवाल भी टैकल कर रहे हैं ना, तो सेफ जोन में खेल रहे हैं हम लोग। जेआरएफ के लिए खेल रहे हैं हम लोग, है ना। मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं, हारने के लिए नहीं। और लिखते हैं और देखते हैं किताब उताब का नाम कुछ। देखो अबू रेहान बरूनी लिखित भारत वर्णन है, सवाल है दिसंबर 2006 का। ठीक, कह रहा है कि अबू रेहान अलबेरूनी ने जो किताब लिखी है उसमें भारत का वर्णन किया है, किस भाषा में? अरबी में, मैंने पहले ही बताया आपको। उससे पहले था तबकाते नाशरी वाला, वह मैंने आपको बता दिया। ठीक, और बाकी इसमें जो सवाल हैं वह मुगल काल से। एक सवाल और है जो कि इससे है, 2 सवाल। ठीक, वो दोनों बताना आप लोग, एक बहुत मज़ा आएगा। ठीक, सवाल बताते हैं, दिसंबर 2007 का है, दिल्ली सल्तनत से है। मैं ढूंढ करके दिल्ली सल्तनत वाला ही दे रहा हूँ क्योंकि आपने वही पढ़ा है ना। अमीर खुसरो द्वारा मिफ्ता उल फुतूह वर्णन करती है, अभी मैंने बताया है, यदि नहीं बना है तो फिर क्या पढ़े यार आप लोग। मिफ्ता उल फुतूह में किस चीज़ की चर्चा है? दिमाग में एकदम आ गया होगा, मिफ्ता उल फुतूह में क्या चीज़ की चर्चा है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन में है बुगरा खां एवं कैकुबाद का मिलन, बुगरा खां एवं कैकुबाद का मिलन। यह तो कतई हो ही नहीं सकता है, यह नहीं होगा। ठीक है, चलो जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, 2 देखो ऑप्शन दे देते हैं। बुगरा खां कौन है? बलबन का बड़ा बेटा। कैकुबाद बलबन का पोता है। इन दोनों का दिल्ली में मिलन होता है, क्या इसकी चर्चा है? या जलालुद्दीन के सैन्य अभियान की चर्चा है? बताना। या तीसरा अलाउद्दीन का चर्चा है? अलाउद्दीन का क्या है? गुजरात विजय, जहां से क्या लाया था, यहीं से वो एक हिजड़ा को पकड़ के लाता है। हिजड़ा समझते हो? गलत शब्द है, ट्रांसजेंडर को पकड़ के लाता है। वही अंग्रेजी में बोलो हिंदी में बोलो, बात तो वही है, वही शब्द ही है, तो क्या बोला जाए। उसको लाया था, किसको? उसका नाम बताना तुम लोग, ठीक है। गुजरात से उसको जीत करके लाया था 1000 दिनार में, ठीक है, 1000 दिनारी उसका नाम था। इतना बेहतरीन आदमी था, उसने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के पूरे अभियान को उसने ही किया था। अलाउद्दीन बस दिल्ली में बैठा रहता था, उसको भेज देता था, ठीक है। और वो सारा का सारा पूरा दक्षिण भारत जीता है। अप्रत्यक्ष तौर पे अलाउद्दीन ने शासन किया था दक्षिण भारत पे, वही हिजड़ा के नेतृत्व में भेजता था। उसे 1000 दिनारी कहते थे। और गुजरात से जब आक्रमण किया था तो रायकरण बाघेला भाग गया, ठीक, भाग गया तो अपनी पत्नी को छोड़कर भागा था और बेटी को भी। तो पत्नी के साथ तो इसका लव एट फर्स्ट साइट हुआ, कौन वाली? कमला देवी के साथ विवाह कर लिया।
और उसकी बेटी जो थी देवल रानी, देवल देवी, देवरानी, तीनों नाम से पुकारा जाता है। उसके साथ इसका बड़ा बेटा जो था खिज्र खां, उसका दाल पकने लगा, मतलब वही प्रेम संबंध है ना, मोहब्बत, पार्क वगैरह में जो मिलन समारोह होने लगा, ठीक है। उसके ऊपर अमीर खुसरो ने किताब लिखी थी। तो क्या इसने अलाउद्दीन पे, गुजरात विजय पे लिखी है मिफ्ताहुल फुतूह? यह सही क्यों मारा हमने? ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह का। नहीं बताया ना तो फिर यार क्या पढ़ोगे फिर, बताओ। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूँ। मुबारक शाह वाला तो अभी बताए थे ना, कौन किताब था? नूह सिपहर था, तो होगा नहीं। अलाउद्दीन वाला तो होगा नहीं, वह भी मैंने बताया था, खाइजुल फुतूह में है इसका, ठीक। बुगरा खां वाला ही बताया था, ये तो होगा नहीं। अभी अभी बताया था मिफ्ताहुल फुतूह जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान की चर्चा करता है, ठीक। समझ में आ गई बात? एक सवाल और यहीं से, दिल्ली सल्तनत से, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त किया जाए। सवाल इधर लिख दें, बीच में लिख देते हैं, आप लोग नाराज हो जाओगे तो। अगला सवाल है जून 2007 का, सैयद काल का समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ। सैयद काल के अध्ययन के लिए एकमात्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम मैंने बताया था, बता दो, ऐसे ही बता दो, नहीं लिखेंगे। सैयद काल का इतिहास जानने के लिए एक किताब का नाम बताया था। इतिहास जानने के लिए क्या स्रोत है? एक ही किताब है ही, बताओ, गेस करो जल्दी से। उस किताब का नाम दरअसल है, लिखिए, इसामी ने उस किताब को लिखा था। आप बता दोगे? अभी भी नहीं? फिर क्या पढ़े? फुतूह उस सलातीन, ठीक है। सैयद वंश का इतिहास जानने के लिए एकमात्र किताब है इसामी के द्वारा लिखी, फुतूह उस सलातीन। किसने लिखी थी? इसामी ने। सैयद वंश कब का है? सैयद वंश है लोदी वंश के पहले, यानी दिल्ली सल्तनत का सेकेंड लास्ट डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने डायनेस्टी? 5 डायनेस्टी। कौन कौन? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। फिर से पढ़ो, गुलाम एंड खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। समझ में आ गई बात? ओके। सो यह था दिल्ली सल्तनत से प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल। 2011 तक का ही सवाल मौजूद है, तो आगे देखेंगे, क्वेश्चन बैंक लाते हैं। 2011 के बाद भी जो पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बहुत जल्द। तो आप लोग घबराइए नहीं, इत्मीनान के साथ आप लोग जुड़ करके पढ़ाई कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जुड़ करके पढ़ रहे हो। और 3 ही 4-5 लोग ही, जब मैं वीडियो को प्रीमियर करता हूं तो 4-5 लोग ही देख रहे होते हैं। कोई बात नहीं, 4-5 लोग ही तो कम से कम पढ़ रहे हैं ना। उन्हीं 4-5 लोगों से ही हमें ऊर्जा मिलती है, और वो लोग ही पढ़ेंगे तभी कुछ होगा आगे, ठीक है। आप लोग 5 लोग ही हो, लेकिन आप लोग 5 लोग पढ़ो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं भीड़ जुटाने की, ठीक है। भीड़ तो बहुत जगह पे एकेडमी पे जुटा हुआ है, तो एकेडमी वाले पे तो जाइए, जिनको ज्वाइन करना है दें। 24,000, और जो प्रिंटेड मटेरियल होता है PDF आपको दे दिया जाएगा। फिर घर लेकर के बैठ करके गाना बजा के सुनते रहिए, कुछ नहीं होना है। 5 साल से तो ऐसे भी आप लोग सुन ही रहे हो ना। एक बार आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करो, ठीक है। मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन बाकी जगह से आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, और आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे ना, तो आप अपने आप को गारंटी दोगे कि आपका होगा, ठीक है। मैं नहीं दूंगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जिन साथियों को मेरा काम पसंद आता है, वह साथी हमारे YouTube पे ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर करके वो मुझे मंथली पे कर करके आप मेरी मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद, यदि आप चाहते हैं तो। अन्यथा कोई बात नहीं, आप लोग आराम से तैयारी कीजिए, पढ़िए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।